हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और जैसा कि आप सभी जानती हैं, यहाँ पर हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं और ये बैच आपके लिए एकदम फ्री है। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस और जो है पीडीएफ और नोट्स सारे फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो फ्री नोट्स के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको डीएलएड से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना शेड्यूल देखते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम हिंदी का सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बाल विकास पेपर फर्स्ट कर रहे हैं। तो बाल विकास पेपर फर्स्ट में हमारी यूनिट फर्स्ट ही चल रही है, अभी बाल विकास चल रहा है। उसमें जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो हम कर चुके हैं। अब जो एक दो बचे हैं वो एक दो दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी टाइमिंग आपकी है वो है 5 बजे की है। ठीक है, तो ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। अब यहाँ पर जो है अंजलि मैम आपको पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और इस संस्कृत की क्लासेस की टाइमिंग होगी 4 बजे की और कंप्यूटर की क्लास की टाइमिंग होगी 3 बजे की। ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। और फिर आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। रंजीत सर की क्लास की टाइमिंग होगी शाम को 6 बजे होगी। तो यहाँ पर आना ना भूलिए। यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और सब कुछ एकदम बेसिक से मिलेगा, क्योंकि डीएलएड में आपको सारा बेसिक वाला ही आता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से जुड़ जाइए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस हमारे फ्री बैच का लाभ उठा सकें और अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कि आप जानती हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है ये, और इस सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। क्या है? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, और ये आपका प्रश्न पत्र संख्या क्या है? प्रथम है। तो सबसे पहले आपका इसी सब्जेक्ट का पेपर होगा और ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होगा। इसे आप वैसे ईडियो फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसे ईडियो फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका हमें नाम तो पता होना चाहिए। तो इसको हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बाल विकास में तर्क। क्या है? तर्क, रीजनिंग। क्या करने वाले हैं? रीजनिंग। इसका अर्थ जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, इसके टाइप्स जानेंगे। ठीक है, और इसके सिद्धांत जानेंगे या इसकी विधियां जानेंगे। ठीक है, कौन कौन सी इसकी विधियां होती हैं तर्क की, तो इसके बारे में हम फुल डिटेल लेंगे। एक क्लास में ही सब कुछ कंप्लीट करेंगे। सही है, तो अगर मैं आपको चाहती तो कल्पना, चिंतन, तर्क एक क्लास में भी ला सकती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको किसी भी जो है ये टॉपिक है इसके बारे में डिटेल में पता होगा, तो आप अच्छे से ज़्यादा समझ भी पाएंगे और जो है अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार भी हो पाएंगे। तो आपको कुछ भी आ जाएगा तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका अर्थ। तो तर्क का अर्थ क्या है? तर्क का अर्थ, मीनिंग ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, और रीजनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे है क्या ये रीजनिंग। तो तर्क एक अव्यक्त क्रिया है। कैसी क्रिया है? अव्यक्त क्रिया है, जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार में होता है। किसमें होता है? समस्या समाधान के व्यवहार में होता है। ठीक है, और सामान्य जीवन में शक्ति का प्रयोग, सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है। क्या है? सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, हम जो है तर्क को जो है भली भांति जो इसका उपयोग भी करते हैं और समस्या समाधान होती है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमें किसी भी आंतरिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? उच्च मानसिक क्रिया भी कहते हैं। तर्क को क्या कहेंगे? उच्च मानसिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो साक्षात्कार या परीक्षा के समय तर्क द्वारा दिए गए
उत्तर अधिक स्पष्ट और बौद्धिक क्षमता के क्या होते हैं, परिचायक होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर हम अपने तर्क से जो है क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं, उसका आंसर देते हैं, तो वो ज़्यादा ही बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी बुद्धि का यूज किया है, ना कि हमने जो कॉपी में और जो किताब में लिखा हुआ है उसको टिट्टू लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ पर जो हम अपना यूज़ करते हैं अपने दिमाग का, ठीक है, तो बौद्धिक क्षमता का यूज करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना जाता है। अतः तर्क यह क्या है, प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए प्रयुक्त हल प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर हल निकालने का कार्य करती है तर्क। ठीक है, ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो सके, और क्या होगा, हमें जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, समस्या का हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका तर्क जो होता है वो चिंतन का एक प्रमुख क्या होगा, पक्ष होगा। तो ये क्या होगा, चिंतन का ही पक्ष होता है। और इस प्रक्रिया में क्या है, अनुमान संलग्न है। तो अनुमान जो है संलग्न है इस समस्या में। ठीक है, तर्कपूर्ण विचार व समस्या के समाधान में उपयोग होता है। तो जैसे कि हमने अभी देखा ही था, तो यहाँ पर इसको क्या है, तर्कपूर्ण विचार और समस्या के समाधान के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस आपको पूछी जा सकती हैं। तो गैरेट के अनुसार, किसके अनुसार, गैरेट। तो यहाँ पर अब हम जो है तर्क की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने किस तरीके से इसकी परिभाषा दी है। तो यहाँ पर दी है सबसे पहले गैरेट के अनुसार। किसके अनुसार, गैरेट के अनुसार मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। ये विंतन नहीं होगा, चिंतन होगा। क्या होगा, चिंतन। ठीक है, तो चिंतन करना क्या है, तर्क है। तो मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रम अनुसार चिंतन करना तर्क है। तो जैसे कि मैंने आपको बताई ही कि तर्क जो है चिंतन का ही मुख्य पक्ष माना जाता है। ठीक है, सेकंड परिभाषा देखेंगे, वो है वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, तर्क में तथ्यों एवं सिद्धांतों को तथ्य में जो स्मृति या वर्तमान परीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है। इन्होंने क्या कहा है, तथ्य में जो स्मृति या वर्तमान परीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं उन सबको क्या है, परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण से जो है निष्कर्ष निकलता है, वही हमारा क्या होता है, तर्क होता है। ठीक है, इनके अनुसार इस तरीके से कहा गया है। और यहाँ पर देखते हैं कि उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है, तर्क शक्ति का प्रारंभ लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। ठीक है, जैसे हम किसी जो है कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे अंदर क्या होगी, सबसे पहले तर्क शक्ति का विकास होगा। ठीक है, जैसे हमने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, तो अब हमारा लक्ष्य क्या है कि हम डीएलएड अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, हमारे अंदर तर्क शक्ति का हो गया, प्रारंभ हो गया। ठीक है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और इसका प्रारंभ प्रतिक्रिया की शिथिलता से भी होता है। किससे, प्रतिक्रिया की शिथिलता से भी होता है। तर्क में पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव और पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण होता है। तो क्या है, तर्क में पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव तथा पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इससे समस्या समाधान की नवीन विधियों का जन्म होता है। इससे समस्या समाधान की नवीन विधियों का जन्म होता है। तर्क में किसी घटना के कारण खोजा जाता है। तर्क में क्या है, किसी घटना के कारण खोजा जाता है। कोई घटना होती है तब हम उसके लिए जो है समाधान खोजते हैं, वही क्या होता है, तर्क माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप डेफिनेशन भी समझ गए होंगे तर्क की। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम तर्क के टाइप्स देखेंगे। तो तर्क के प्रकार, ठीक है, तर्क का प्रकार। तो काइंड्स ऑफ रीजनिंग, यह है काइंड्स ऑफ रीजनिंग। तो पहला इसमें क्या है, आगमन तर्क और निगमन तर्क। कौन सा, आगमन तर्क और निगमन तर्क। ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं तर्क के। आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि तर्क के प्रकार बताइए, तो यहाँ पर आपको इनको याद रखना है। ठीक है, तो आगमन तर्क क्या होता है, आगमन तर्क में हम जो
उपलब्ध प्रमाण होते हैं उससे क्या है निष्कर्ष निकालना प्रारंभ करते हैं। और निगमन में क्या होते हैं, हम पहले क्या कथन के आधार पर क्या है निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है आप जो है इसे जो आगमन तर्क और निगमन तर्क जो है इनको याद कर लेंगे इसके प्रकार को। अब हम इसको इन्हीं दोनों को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पहले हम जानेंगे आगमन तर्क, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग, कौन सी इंडक्टिव रीजनिंग, तो क्या है इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। तो इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है, ठीक है। इसमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है। तो किन किन स्तरों से होकर गुजरता है, निरीक्षण, परीक्षण, फिर सामान्यीकरण। निरीक्षण, परीक्षण, फिर सामान्यीकरण। जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तहत, जब जो है माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है, जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करके इन निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह भूख के कारण रो रहा है। तब वह उसके रोने के कारण की खोज करके इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह भूख के कारण रो रहा है। तो इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। किसकी तरफ, विशिष्ट सत्य से समान सत्य की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि में हम विशिष्ट सत्य से जो है समान सत्य की ओर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी जो आगमन तर्क हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड होगा निगमन तर्क। तो निगमन तर्क के लिए हमने इंडक्टिव रीजनिंग देखी थी, अब हम देखेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। तो इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांत का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वास या सिद्धांत का प्रयोग करके क्या करता है, सत्य का परीक्षण करता है। लेकिन हमने आगे देखा था इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने अनुभवों और अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर, मतलब जो स्वयं के द्वारा उसके तथ्य हैं उसके आधार पर करता है निरूपण। और इसमें क्या है, इसमें कर रहा है जो दूसरों के अनुभव और विश्वास सिद्धांत हैं उसके आधार पर सत्य का परीक्षण करता है। जैसे हम जानेंगे, माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है, बच्चे को रोता देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुँच जाती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए उसे दूध पिला देती है, ठीक है। जब माँ जो है बच्चे को देखकर ही तुरंत इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी कि अरे इसे भूख लग रही है, फिर उसे दूध पिलाने लगती है। लेकिन उससे पहले हमने क्या देखा था आगमनात्मक तर्क में कि जो है माँ बच्चे को भूखा मतलब कि देखकर बाहर कहीं जाती है तो उसे रोता हुआ देखती है, फिर उसका निष्कर्ष खोजती है कि उसका रोने का कारण क्या है। पहले उससे पूछेगी कि आप क्यों रो रहे हो, खिलौना चाहिए, क्या चाहिए। तो फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि उसको भूख लग रही है, उसके बाद उसे क्या है वो जो है खाना या दूध देगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माँ को पहले देख के ही, बच्चे को रोता हुआ देख के ही पता चल जाता है कि उसको भूख लग रही है। तो इस प्रकार इस विधि में समान सिद्धांत को स्वीकार उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। तो इस विधि में हम एक समान सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं और उसे क्या है नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध करते हैं, ठीक है। वास्तव में ये दोनों तर्क एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तर्क कहीं जाने वाली एक ही क्रिया के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। होने वाली जो ये ऐसा तो लग रहा है कि जो है आगमन तर्क और निगमन तर्क एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी है या विपरीत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो है ये दोनों क्या हैं, एक ही क्रिया के दो प्रतिक्रिया हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिक्रिया हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसके टाइप्स भी देख लिए, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे तर्क विकास की विधियाँ क्या है,
तर्क विकास की विधियाँ, तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? मेथड ऑफ रीजनिंग डेवलपमेंट, मेथड ऑफ रीजनिंग डेवलपमेंट। तो तर्क प्रक्रिया का प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए शिक्षा में किया जाता है। किस में किया जाता है? शिक्षा में किया जाता है। इससे जो निष्कर्ष ज्ञात होता है वे जन सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। ठीक है। अतः बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं जो हम बालकों में प्रयोग करते हैं तर्क शक्ति के बढ़ाने के लिए? तो दृढ़ निश्चय, क्या है? दृढ़ निश्चय। ठीक है। इस शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए। किसकी? आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए। इस वे क्या हो? जीवन के लक्ष्यों को, जिससे क्या हो? जिससे वे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का क्या है? दृढ़ निश्चय कर सकें। और दृढ़ निश्चय से लगन, बुद्धि, उत्साह, क्रियाशील एवं आत्मविश्वास विकसित होता है। ठीक है। अगर हम किसी चीज़ के लिए कि हमें ये करना ही ठान लेते हैं तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर क्या है? आत्मविश्वास का विकास हो जाता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, एक तरीके का। तो वहाँ पर हम जब ये मतलब कि ये फाइनल कर लेते हैं कि हमें ये कार्य करना ही करना है, तो क्या होगा? तर्क शक्ति का आधार है जो यही क्या कहता है? यही जो है हमारी तर्क शक्ति का आधार बनता है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट और कौन सी विधि हो सकती है। सेकंड विधि है स्वाभाविकता का विकास। किसका? स्वाभाविकता का विकास। तो बालकों में तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। किससे मिलती है? जब हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तब की क्या प्रेरणा मिलती है हमें। तो परिवार के सदस्यगण जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो बालक भी अपनी राय देते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा हमारी फैमिली में अगर किसी टॉपिक पे लेके या किसी भी समस्या का समाधान ही ले लीजिए, उसके लिए कोई जो है चर्चा चल रही होती है तो उसमें क्या है? बच्चों की भी राय ली जाती है कि ऐसा करें या नहीं करें। तो यहाँ पर क्या है? उनकी राय भी ली जाती है। इससे उनकी राय को नकारना नहीं चाहिए। क्या है? अगर हम बच्चे को नकार देंगे, अगर वो कुछ बता रहा है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अपनी राय दे रहा है तो उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना। ठीक है। उसको नकारना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है। उसको उसकी राय भी सुननी है और उसको समझना भी है, बल्कि उसके स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे क्या है? उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे वाह, तुमने ये आइडिया दे दिया कि इस समस्या के लिए ये हम कर सकते हैं। इस तरीके से उसे जो है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। अब इस प्रकार से विभिन्न रायों में से एक राय समस्या का समाधान करती है। ठीक है। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से फैमिली के सदस्य जो हैं राय देते हैं, तभी जो है एक राय जो होती है हमारी जो समस्या होती है उसका समाधान कर पाती है। जो बालकों के मस्तिष्क की उपज होती है। क्या होती है? बालकों के मस्तिष्क की उपज होती है। इसलिए विद्वानों ने तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आगमन विधि को अधिक उपयोगी माना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि विद्वानों ने किस विधि का जो है किसको बढ़ावा देने के लिए कहा है। ठीक है। यह किसका जो है किस विधि को अपनाने की बात कही गई है। तो वहाँ पर हम कहेंगे आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि। तो आगमन विधि को क्या है? इम्पोर्टेंट माना है। इसके बाद फोर्थ है क्रमागत ज्ञान। क्या है? क्रमागत ज्ञान। तो बालकों में सदैव व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके चरणों में ज्ञान देना चाहिए। दो तरीके से और चरणों में मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या है उन्हें हमें ही ज्ञान देना चाहिए ताकि वे सभी चरणों को भली भांति समझ सकें। साथ ही उनके समक्ष समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए। बच्चों को क्या है उनको जो है समस्याओं में डालना चाहिए ताकि उनसे निकलने के लिए उनके अंदर शक्ति जागृत हो। ठीक है। तर्क शक्ति का विकास हो और चरणों का व्यवहारिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है।
प्रयोग करना सिखाना चाहिए और हमें सिखाना चाहिए उन्हें हम कैसे जो चरण हैं उनको प्रयोग करके, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से चरणों का प्रयोग करके हम कैसे समस्या से निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार चाहिए तो बच्चे तर्क की ओर क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे तर्क की ओर प्रेरित होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट होगा, 5th नंबर है सूझ शक्ति का प्रयोग। किसका, सूझ शक्ति का प्रयोग। तो तर्क सूझ की शक्ति और पूर्व अनुभवों पर निर्भर करती है। तर्क सूझ की शक्ति और पूर्व अनुभवों पर निर्भर करती है। हमें सूझ एवं पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग करना चाहिए। हमें सही प्रयोग करना बच्चों को सिखाना चाहिए। हमें सूझ एवं पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग करना बच्चों को सिखाना चाहिए। कि बच्चों को कैसे सिखाएं हम, कि बच्चों को हमें ये सिखा देना चाहिए कि वो कैसे अपनी सूझ शक्ति के साथ जो है अपने पूर्व अनुभव हैं, जो पहले के अनुभव हैं, उनके साथ जो है अपनी जो प्रॉब्लम है उसको मतलब कि उससे निकल सकते हैं। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान के द्वारा नहीं कर पाते तो वे सूझ शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार स्वयं के मानसिक चिंतन द्वारा समस्या समाधान किया जा सकता है। क्या है, हम जो हैं अपने मानसिक चिंतन के द्वारा क्या है समस्या को समाधान कर सकते हैं, जो सूझ का परिणाम होती है, ठीक है। किसका, सूझ का परिणाम होती है। तो जो है अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें सीखने की विभिन्न विधियां हैं, जैसे प्रयत्न एवं भूल है, सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, सहचार द्वारा आदि का सहारा लिया जाता है। ये विधियां क्रमवार प्रयोग की जाती हैं, क्रम बाई क्रम इसका प्रयोग किया जाता है। अतः जब तक समस्या है तर्क का प्रयोग होता रहेगा, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में समस्या है तो हम तर्क करते रहेंगे, ठीक है, और तर्क का प्रयोग होता भी रहेगा, सही है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ सकें। जहाँ से जहाँ लोग को शेयर कीजिए ताकि वो भी डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके और ये आपका जो फ्री बैच है इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और उससे अपना प्यार देती जाइए। और चलिए अब हम चलते हैं। तो क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद।